हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडोमिक स्टडी हब। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम BHIC 104 के मेन सबसे इम्पॉर्टेंट 20 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बेशक आपके एग्ज़ाम कल ही क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रोमन गणराज्य और राजनीतिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रोमन गणराज्य क्या था। तो रोमन गणराज्य को आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुका होगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, क्योंकि इसको 12th क्लास तक भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम पे अपने। तो रोमन गणराज्य यानी रोमन साम्राज्य बेसिकली क्या जो कि दुनिया के सबसे बड़े भूभाग में फैले हुए साम्राज्य में से एक माना जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े 3 महाद्वीपों में फैला हुआ अकेला साम्राज्य कौन सा था? रोमन साम्राज्य। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अभी बात करने वाले हैं रोमन गणराज्य और उसके राजनीतिक व्यवस्था की। ठीक है, तो रोमन गणराज्य की जो शुरुआत है अगर उसकी बात करें तो वो कब हुई? 509 ईसा पूर्व में। ठीक है, राजशाही के अंत के बाद हुआ है। ठीक है, किसके? राजशाही के अंत के बाद हुआ ये। अब इसके बाद क्या हुआ कि सत्ता को सेनेट, कौंसिल और सभाओं जैसी संस्थाओं के बीच विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, इनको जो सत्ता थी उस टाइम पर उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, रीज़न क्या था? ताकि कोई एक शासक अत्यधिक शक्तिशाली ना बन सके। ठीक है, लेकिन इनका मेन ये था शक्ति कंट्रोल करने के लिए कि इन्होंने क्या करा, जो कि शक्तियाँ थी उन्होंने उसे 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, ताकि कोई एक अपने आप को ज़्यादा महान ना बना सके। तो इस व्यवस्था ने जो था नागरिकता, प्रशासन और कानूनों के माध्यम से शासन की अवधारणाओं को विकसित किया। ठीक है, अब इसमें जानते हैं सबसे पहले कि जो सत्ता थे उसको सेनेट, कौंसिल और सभाओं में जो विभाजित किया, इसका मतलब क्या था? सबसे पहले सेनेट आता है। तो इस सेनेट जो था बेसिकली ये रोमन गणराज्य की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित संस्थाओं में से एक था। ठीक है, इसमें लगभग 300 सदस्य होते थे और आमतौर पे अगर देखा जाए तो समाज के जो सबसे धनी यानी कि कुलीन वर्ग के लोग थे वो आते थे इसके अंदर। और इसके अगर चुनाव की बात की जाए तो इनका चुनाव नहीं होता था। ठीक है, बल्कि ये क्या होते थे, लाइफ लॉन्ग सदस्य रहते थे। ठीक है, परमानेंट सदस्य हुआ करते थे ये उस ग्रुप के। और इसका मुख्य जो काम था वो विदेश नीति, धन यानी कि टैक्स और जो बजट है उसका प्रबंध करना था और सलाह देना था। ओके, एंड अगर हम बात करें कौंसिल की, तो जो कौंसिल था, कौंसिल रोमन सरकार के सर्वोच्च कार्यालय अधिकारी या प्रमुख होते थे। ठीक है, एक समय में 2 कंसुल चुने जाते थे। ठीक है, जो पूरे एक साल तक मतलब उनके शासन के अंदर काम करते थे। एंड वे मुख्य रूप से जो होते थे सेना के प्रमुख और राज्य के प्रमुख शासक हुआ करते थे। ठीक है, और साथ ही सत्ता के जो दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कंसुल दूसरे कंसुल के फैसले को वीटो में करके रद्द कर सकता था। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि मान लो कि एक कंसुल ने गलत फैसला ले लिया तो दूसरा कंसुल जो है वो क्या कर सकता था, अपनी वीटो पावर, यानी वीटो पावर को जैसे जानते होंगे जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास है ना। वीटो पावर में होता क्या है कि अपनी शक्ति का यूज़ करके आप उससे गलत काम करने से रोक सकते हो। सेम चीज़ वहाँ पे थी। अब आता है थर्ड, सभा। ठीक है, सभा यानी असेंबलीज की अगर बात करें तो इसमें क्या है, ये आम नागरिकों का हुआ करता था। ठीक है, आम नागरिकों का एक समूह या फिर सभा हुआ करती थी। अब इसमें जो था कानून पारित करने और कंसुल जैसे प्रमुख अधिकारी को चुनने का अधिकार था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भी सेंचुरी असेंबली जो था वो जो सैनिकों की सभा थी और युद्ध या शांति पर मतदान करती। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, सभा के अंदर ये बिल्कुल आम जनता की सभा हुआ करती थी। ठीक है, आम जनता इसमें अपने पक्ष रखा करते थे, अपनी शिकायतें लेके आया करते थे। अब मुख्य बिंदु की बात करें तो रोमन गणराज्य, सेनेट, कौंसिल और नागरिकता। ठीक है, ये चीज़ें। और चलिए एक बार मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये मैंने गूगल से निकाला है बेसिकली आपके लिए। तो इसमें क्या है, वहाँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, द कंसल्स, द सेनेट और असेंबली।
ठीक है, ये तीनों के तीनों ही बताए गए हैं कि कैसे हुआ करते थे। तो चलिए अपने टॉपिक वापस चलते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोमन साम्राज्य सामाजिक संरचना। ठीक है, रोमन सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोमन साम्राज्य में लाइक सामाजिक संरचना कैसी हुआ करती थी। तो जो रोमन साम्राज्य थी मुख्य रूप से वो पैट्रिशियन यानी कि उच्च वर्ग और प्लेबियन यानी कि सामान्य लोग में विभाजित थी। ठीक है, बेसिकली क्या था वहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट में ये था विभाजित था। ठीक है, डिफरेंट लाइक बना हुआ था दोनों। सामाजिक असमानता ने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष को जन्म दिया। ठीक है, बेसिकली क्या था सामाजिक असमानता होता है क्या है लाइक समाज में अगर ऊंच नीच की भेदभाव आ जाए लाइक भावना आ जाए तो क्या होता है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है ना, शिक्षा में प्रॉब्लम आती है या कोई सुविधा नहीं मिल पाती, इस टाइप की चीज़ें। और साथ ही साथ क्या हुआ दास प्रथा भी रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। तो बेसिकली दास प्रथा में क्या होता था, जो दास होते थे वो लोग हुआ करते थे। ठीक है, साधारण लोग हुआ करते थे जिनको कि जो वेल्दी लोग होते थे यानी कि जो अमीर लोग हुआ करते थे वो अपने लाइक नौकर बना कर रखा करते थे। साथ ही साथ उस टाइम क्या होता था दासों को सेल भी किया जाता था। ठीक है, अदला बदली भी होती थी, उनको बेच दिया जाता था। बेचने के बाद ऐसा होता था उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। ठीक है, बहुत कम दास होते थे जिन्हें सैलरी दी जाती थी, अदरवाइज़ नहीं होती थी। ठीक है, और कुछ भी काम हो या कैसा भी है तो वो दास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अगर मुख्य शब्द की बात करें तो पैट्रिशियन हो गया, प्लेबियन हो गया, सामाजिक पदानुक्रम हो गया। थर्ड टॉपिक है रोमन अर्थव्यवस्था और विस्तार। तो रोमन अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि पे निर्भर था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो क्या था एग्रीकल्चर था रोमन साम्राज्य में। और साथ ही साथ था व्यापार। ठीक है, जिसे ट्रेड कहते हैं, क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है, और लाइक इन चीज़ों पे था मेन ये आधारित था। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी सबसे पहले कृषि पे था, फिर व्यापार पे था, साथ ही साथ क्षेत्रीय विस्तार पे था। लाइक जहाँ जहाँ पे विस्तार करते थे वहाँ की जो संपत्ति थी, धन था, वो सारा कुछ रोमन साम्राज्य के अंडर आ जाता था। और विजयोत्सव साम्राज्य में धन। ठीक है, यही सेम में बात हो गई, क्षेत्रीय विस्तार के अंदर आ गया ये चीज़। ठीक है, संसाधन और नए व्यापारिक संबंध आए साथ ही साथ। हालांकि लाइक अर्थव्यवस्था के विकास ने विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ाया। ठीक है, जैसे कि पहला क्या था कृषि था, व्यापार था, विस्तार था, धन और वाणिज्य, ये मेन चीज़ें थी वहाँ के अर्थव्यवस्था और विस्तार के लाइक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है चौथा पॉइंट, इसमें है रोमन गणराज्य का पतन। अब रोमन गणराज्य का पतन की अगर बात करें तो रोमन गणराज्य का पतन 27 ईसा पूर्व में गंभीर आर्थिक असमानता, सरकारी भ्रष्टाचार और राज्य की बजाय महत्वाकांक्षा, सेनापति के प्रति वफादारी, निजी सेनाओं के उदय के कारण हुआ। ठीक है, तो बेसिकली अगर रोमन साम्राज्य के अंत की बात करें सबसे पहला तो रीज़न था आर्थिक असमानता। ठीक है, आर्थिक यानी कि लोगों में बहुत भेदभाव होता था, ऊंच नीच चीज़ें थी। ठीक है, आर्थिक चीज़ें कमज़ोर हो रही थी। सरकारी भ्रष्टाचार यानी सरकार जो थी वो लोगों पे न्याय करने की जगह अत्याचार ज़्यादा कर रही थी। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ के जो सेनापति थे, ठीक है, वो अपनी अलग सेना बनाने में व्यस्त थे। ठीक है, हर सेनापति चाहता था कि मैं यहाँ का मतलब सेनापति बनूँ, और इस तरह से करके जो और इवन जो कि वहाँ की सेना वगैरह हुआ करते थे वो लाइक अपने राज्य के प्रति वफादार ना होकर के अपने सेनापतियों के प्रति वफादार थे। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई दशकों तक ये गृह युद्ध चला और राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसने जूलियस सीजर जैसे नेताओं को पूर्ण सत्ता प्राप्त करने का अवसर दिया। ठीक है, द जूलियस सीजर जिनके बारे में हम बहुत सुनते हैं, उन्होंने भी इसी टाइम पे सत्ता प्राप्त करी रोमन साम्राज्य के ऊपर। अतः ऑगस्टस द्वारा रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जो रोमन साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो किनके द्वारा हुई थी, वो हुई थी ऑगस्टस के द्वारा। ठीक है, अब आता है मुख्य कारण। अगर देखें तो इसमें पहला मुख्य कारण था आर्थिक और कृषि संकट, दूसरा था बदलती सैन्य निष्ठा और व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है सामंतवाद का अर्थ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की मुख्य सामाजिक और
राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, ये भूमि स्वामित्व पर आधारित थी। भूमि स्वामित्व का मतलब होता है कि लाइक कि भूमि का मालिक होना, ठीक है, उस पर आधारित थी, जिसमें कि राजा वफादारी और सैन्य सेवा के बदले सामंतों को भूमि प्रदान करता था। तो बेसिकली अगर सामंतवाद की बात करें तो ये किस पे निर्भर आधारित था, ये भूमि लाइक कि भूमि स्वामित्व पर आधारित थी। ठीक है, अगर मान लो कि राजा या फिर जो रूलर है, अगर उसको अच्छी वफादारी मिल रही है अपने सैन्य सेवा लाइक सेना से, या फिर जो ऊंचे पद के लोग हैं, तो उनको क्या करते थे, खुश होकर के उनके बदले वो भूमि प्रदान कर देते थे, भूमि दान दिया करते थे। सामंत किसानों और दास किसानों को सुरक्षा प्रदान करते थे जो भूमि पर काम करते थे। बेसिकली जो सामंत होता था, सामंत का काम क्या होता था, सामंत करता था क्या, जो राजा ने उसको भूमि दी है तो वहाँ रहने वाले किसानों और जो दास किसान होते थे ना, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। अब इसमें भी दो तरह की बात आ गई, पहले किसान, दूसरे दास किसान। तो किसान होते थे वो नॉर्मली उनको वेतन मिला करता था, राइट, काम किया उन्होंने, उसके बदले उनको सैलरी मिलेगी। बट दास किसान होते थे उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है, क्योंकि वो खरीदे होते थे ऑलरेडी। और ये व्यवस्था पारस्परिक दायित्वों और कठोर सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित था। ठीक है, नाउ द 6th पॉइंट, सामंती सामाजिक पदानुक्रम। अगर इसकी बात करें तो मध्यकालीन समाज एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम में संगठित था। उससे लाइक सबसे ऊपर राजा हुआ करता था उस टाइम पे, जो पूरी भूमि का स्वामी माना जाता था, और साथ ही साथ भूमि का कुछ हिस्सा जो होता था वो कुलीनों को देता था। ठीक है, कुलीन यानी कि जो समाज के बड़े अधिकारी हो गए या फिर बड़े पद वाले लोग हो गए, अमीर लोग बेसिकली वो हुआ करते थे। ठीक है, और कुलीन भूमि का प्रबंधन करते थे और राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। तो बेसिकली क्या करते थे, जो कुलीन होते थे उनको राजा एक ही शर्त पर भूमि दिया करता था, भूमि का हिस्सा दिया करता था कि जो कुलीन वर्ग है वो राजा की सेवा करेगा, उनको सैन्य सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और उनके नीचे जागीरदार थे जिन्हें कुलीन के वफादारी या फिर सेवा के बदले भूमि मिलती थी। ठीक है, तो सबसे नीचे किसान और दास किसान हुआ करते थे, जो भूमि पर काम करते थे और अपने श्रम से पूरी व्यवस्था को चलाते थे। ठीक है, अब इसमें मुख्य शब्द हैं पदानुक्रम, राजा, कुलीन, जागीरदार, किसान, दास और दास किसान। 7th पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें है जागीर व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो जागीर लाइक मध्यकालीन यूरोप की मूल आर्थिक इकाई थी। ठीक है, जागीर क्या थी, जागीर बेसिकली ज़मीन वगैरह जो थी वो मध्यकालीन यूरोप की मूल आर्थिक इकाई थी। इसमें सामंत की संपत्ति, कृषि भूमि और वे गांव शामिल हुआ करता था जहां किसान रहते थे और काम करते थे। अधिकांश वस्तुओं की अगर बात करें तो उत्पादन जागीर के भीतर ही होता था, जिससे गांव की काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता बढ़ जाती थी। ठीक है, और कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि और किसान सुरक्षा तथा भूमि उपयोग के अधिकार के बदले श्रम प्रदान करता था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट, किसानों और दास किसानों की स्थिति। अब यहाँ क्या है, अभी मैंने आपको बताया था किसान और दास किसान सामंती समाज के सबसे निचले स्तर पे हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि उनकी पोजीशन सबसे नीचे ही मानी जाती थी, सबसे निचले पोजीशन पे थे। वे सामंत की भूमि पर काम करते थे और सुरक्षा तथा रहने का स्थान के बदले श्रम, फसल या फिर किराए देते थे। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या था, जो कि दास किसान या किसान थे वो सामंत की भूमि पे काम करते थे। सामंत यानी कि जो कि ऊंचे वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग, उनको राजा ज़मीन देते थे और वो अपने नीचे नौकर रखा करते थे जिनको कि किसान या दास किसान कहते थे। और वो क्या करते थे, सुरक्षा तथा रहने के स्थान के बदले, यानी कि जो वो सामंत वर्ग के लोग हैं इनको सुरक्षा प्रदान करते थे। बेसिकली उनके नौकर टाइप के रहते थे, नौकर होते थे, तो उनको सुरक्षा देना भी इनका काम था। तो उसके बदले क्या करते थे ये लोग, श्रम प्रदान क्या करते थे। ठीक है, फसल या किराए देते थे। दास किसान भूमि से बंधे होते थे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्या, दास किसान भूमि से बंधे होते थे, सामंत की अनुमति के बिना छोड़ नहीं सकते थे और उनका कठिन श्रम जागीर और सामंती अर्थव्यवस्था को बनाए रखना था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट है।
9वां आता है हमारा मध्यकालीन समाज में चर्च की भूमिका। अगर मध्यकालीन की बात करें तो चर्च मध्यकालीन समाज की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक हुआ करता था। ये लोगों की धार्मिक मान्यताओं को नियंत्रित करता था। ठीक है, धार्मिक मान्यता यानी कि लोग जो थे पूरी तरह से चर्च पर निर्भर थे। ठीक है, चर्च उनको जो कहेगा वही चीज़ें करेंगे। सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करता था और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, तो चर्च बेसिकली क्या करता था, पूरी तरह से नियंत्रित करता था लोगों को और समाज को। ठीक है, तो चर्च के पास राजनीतिक और आर्थिक शक्ति भी थी और इसके जो थे नेता अक्सर राजाओं और कुलीनों को सलाह देते थे। ठीक है, यानी चर्च के जो बड़े नेता हुआ करते थे, बड़े पादरी हुआ करते थे, वो राजा या फिर जो कुलीन वर्ग के सलाहकार भी हुआ करते थे, उन्हें सलाह देते थे। इन्हें पूरे मध्यकालीन यूरोप में व्यवस्था और एकता बनाए रखने में सहायता की। ठीक है, तो जो चर्च था उसने क्या करा, पूरे यूरोप में एकता और सहायता को बढ़ावा दिया। ठीक है, एकता बनाए रखने में हेल्प करी, व्यवस्था को मजबूत किया। अब 10वां पॉइंट है क्या, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, वैधता सॉरी। मध्यकालीन राजनीति में धर्म के शासकों और नैतिक और दैवी अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, मध्यकालीन राजनीति में किस धर्म और राजनीतिक वैधता की बात करें तो मध्यकालीन राजनीति में धर्म ने शासकों और नैतिकता देवी अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, राजा और कुलीन अक्सर जो थे वो दावा करते थे कि उनकी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। ठीक है, उन्हें जो शक्ति है वो ईश्वर से प्राप्त हुई है, जिससे कि लोग उनके शासक को स्वीकार करते हैं। ठीक है, कौन मानता था ये, राजा और कुलीन जो वर्ग हुआ करते थे उस टाइम पे, उनका ये मानना था कि जिस भी पद पर हैं वो या जो भी शक्ति है उनके पास, वो किन के थ्रू है, ईश्वर के थ्रू उनको प्राप्त हुई है। ठीक है, चर्च शासकों का समर्थन करता था और आज्ञाकारिता को बढ़ावा देता था। ठीक है, जिससे कि राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती थी। बेसिकली चर्च जो था पूरी तरह से वो राजा को सपोर्ट करता था। ठीक है, और आज्ञाकारिता को बढ़ावा देता था, यानी कि आज्ञा मानना चाहिए, इस टाइप से चीज़ें। अब 11वां पॉइंट अगर हम देखें तो धर्म और अर्थव्यवस्था की बात होती है यहाँ पर। तो धार्मिक संस्थाओं ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, किसने, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में बहुत भूमिका निभाई, किसने, धार्मिक संस्थाओं ने। ठीक है, और चर्च के पास बड़ी मात्रा में भूमि और वह दान और कर और किराए से धन प्राप्त करता था। तो चर्च बेसिकली क्या करता था, बड़ी मात्रा में भूमि और वह दान कर किराए से धन प्राप्त करता था। ठीक है, कि बेसिकली चर्च ज़मीनें जो था किराए पे दे दिया करता था। और इसने कृषि उत्पादन, व्यापार और संसाधनों के उपयोग को भी प्रभावित किया था। ठीक है, सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक होने के कारण चर्च का दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव था। ठीक है, तो यानी चर्च जो था ना बहुत अमीर वर्ग हुआ करते थे उस टाइम पे बेसिकली। ठीक है, तो उनके पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी और समाज में सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि ज़मींदार टाइप की अगर मान लो उनको, तो भूमि के मालिक हुआ करते थे, सबसे बड़े भूमि भूभाग के मालिक हुआ करते थे। तो इसीलिए जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण भी थे आर्थिक प्रभाव के अंदर। 12वां है हमारा वैकल्पिक राज्य निर्माण। तो अगर मध्यकालीन राज्यों का विकास की बात करें तो विकास विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से हुआ। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था थी, जबकि अन्य स्थानों पर केंद्रीकृत राज्य था और साम्राज्य या फिर नगर राज्य विकसित हुए। और इन विभिन्नताओं को देखा जाए तो स्थानीय परंपराओं, भूगोल, आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक संरचनाओं ने भी प्रभावित किया। ओके, 13वां पॉइंट है इस्लामी सभ्यता का उदय। अब इस्लामी सभ्यता के उदय की अगर बात करें तो इस्लाम का उदय जो है वो 7वीं शताब्दी में हुआ और ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कुछ बड़े भागों में तेज़ी से फैलने लग गया। इस्लामी शासन की बात करें तो उसका विस्तार
लाइक उसके विस्तार ने एक विशाल और जुड़ी हुई सभ्यता के विकास को जन्म दिया। ठीक है, मजबूत प्रशासन बनाई, विस्तृत व्यापार नेटवर्क और संस्कृति आदान प्रदान करने, आर्थिक विकास, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में एकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, 14th पॉइंट है केंद्रीय इस्लामी क्षेत्रों में समाज। तो इस्लामी समाजों में एक विकसित शहर, मजबूत व्यापारिक नेटवर्क और संगठित सामाजिक संरचनाएं थी। ठीक है, शहरी केंद्र व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन के महत्वपूर्ण स्थान बन गए। ठीक है, तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? केंद्रीय इस्लामी क्षेत्रों में समाज की बात हो रही है, जिसमें कि इस्लामी समाज जो थे वो विकसित शहर, यानी कि विकसित शहर के लिए जाने जाते थे, मजबूत व्यापारिक नेटवर्क के लिए जाने जाते थे और संगठित सामाजिक संरचनाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। विभिन्न क्षेत्रों के लोग व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े, इससे इस्लामी सभ्यता का भी बहुत विकास हुआ। 15वां पॉइंट देखें तो इस्लामी अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात होती है। तो इस्लामी सभ्यता के विकास में व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, बाजार और व्यापारिक नेटवर्क ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा है, जिससे कि वस्तुओं, ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो बेसिकली व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो कि जोड़ने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा रिलेशन बनाने में बहुत हेल्प करती है। इवन अगर पुराने टाइम की बात करें, सिविलाइजेशंस वगैरह की भी, तो हर चीज़ की जो स्टार्टिंग हुई ना, वो कहीं ना कहीं ट्रेड से या फिर एग्रीकल्चर से स्टार्टिंग हुई, और ट्रेड ने बहुत हेल्प करी कल्चर एक्सचेंज करने में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यापारियों ने आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया और शहर व्यापार एवं व्यवसाय के महत्वपूर्ण केंद्र बने। 16वें पॉइंट की बात करें तो इसमें मध्यकालीन विश्व में शहरीकरण की बात होती है। मध्यकालीन काल में शहर प्रशासन, व्यापार और संस्कृति विकास के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ठीक है, शहरी क्षेत्रों ने व्यापारियों, विद्वानों और कारीगरों को आकर्षित किया था, जिससे कि बाजारों और शिक्षा का भी बहुत विकास हुआ। शहर ऐसे स्थान बने जहां आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान विकसित हुए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शहरीकरण के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रसार, 17वें पॉइंट की बात करें तो इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान व्यापार, प्रवास और धर्मों के प्रसार के माध्यम से हुआ था। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान किससे हुआ था? व्यापार, प्रवास और धर्मों के प्रचार के माध्यम से हुआ, प्रचार प्रसार के माध्यम से। विभिन्न समाजों ने एक दूसरे के साथ विचार, ज्ञान, तकनीक और परंपराएं साझा की, यानी कि शेयर करी, और इस संपर्क के कारण कला, विज्ञान, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं के विकास में भी बहुत सहायता मिली। ठीक है, तो इसमें मेन शब्द क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति यानी कि कल्चर एक्सचेंज, प्रसार, ठीक है, और व्यापार, प्रवास, तकनीक। 18th पॉइंट की बात करें तो मध्यकालीन समाज में ज्ञान और शिक्षा की बात होती है। शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित थी, लेकिन अगर मध्यकालीन समाजों ने देखा जाए तो उस टाइम विज्ञान, दर्शन, साहित्य और इतिहास में महत्वपूर्ण विकास किया। किसने? मध्यकालीन समाजों ने। विद्वानों ने ज्ञान को एकत्रित और सुरक्षित रखा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी बौद्धिक परंपराओं के निर्माण में सहायता मिली। ठीक है, यानी कि जो पुराने टाइम के लोग थे उन्होंने क्या करा? अपनी चीज़ों को बहुत सुरक्षित रखा। ठीक है, उन्होंने अपने ज्ञान की चीज़ों को बहुत सुरक्षित रखा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, ठीक है, उनको वो चीज़ें पढ़ने का, समझने का मौका मिले, पता चले कि उनकी हिस्ट्री कैसी थी, क्या था। अब 19th पॉइंट की बात करें तो इसमें सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण की बात होती है। तो मध्यकालीन समाज में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास और व्यापार के विस्तार के कारण धीरे धीरे परिवर्तन हुए थे, बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है, इन परिवर्तनों ने सामाजिक संरचनाओं, संबंधों और जीवन के तकनीकों को प्रभावित किया। ठीक है, समय के साथ नए समूह महत्वपूर्ण बन गए, जिससे कि मध्यकालीन समाज में बदलाव आया। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? सामाजिक परिवर्तन, रूपांतरण, जनसंख्या वृद्धि और अर्थव्यवस्था समाज। ठीक है, अब ये है आपका पॉइंट नंबर 20।
और सबसे लास्ट पॉइंट भी है इस लेक्चर का 20वां। तो मध्यकालीन से प्रारंभिक आधुनिक विश्व में परिवर्तन। मध्यकालीन से प्रारंभिक यानी कि ये बिल्कुल ही हिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। मध्यकालीन से अगर बात करें तो मध्यकालीन काल से प्रारंभिक आधुनिक विश्व में परिवर्तन मजबूत राज्यों, बढ़ते व्यापार और शहरों के विकास से प्रभावित हुआ। तो उस टाइम से लाइक परिवर्तन कैसे आए? पहला तो था बढ़ते व्यापार, दूसरा था शहरीकरण, ठीक है, और लाइक नए नए विकास की वजह से था ये परिवर्तन आया। राजनीतिक व्यवस्थाएं अधिक केंद्रीकृत हो गई, ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी अब ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होने लग गया, यानी कि एक शासन होने लग गया। अर्थव्यवस्थाएं विकसित होने लग गई और बढ़ते संस्कृति एवं आर्थिक आदान प्रदान ने नए विचार फैले, ठीक है। बेसिकली वही बात हो गई कि ट्रेड ने बहुत हेल्प करी चीज़ों को आदान प्रदान करने में, ठीक है, नए विचारों को जानने में, और इन परिवर्तनों ने आधुनिक विश्व की नींव रखी। ओके, तो मुख्य शब्द यहाँ पर पहला है परिवर्तन, राज्य निर्माण, आर्थिक बदलाव, व्यापार और शहरी विकास, ठीक है। तो यहाँ हमारे पूरे चैप्टर ख़त्म होते हैं, ठीक है। जितने भी मेन चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल लाइक ओवरव्यू की बात करें तो फर्स्ट हमने जाना कि रोमन गणराज्य क्या था, ठीक है, उसके बारे में जाना, सामंतवाद को जान लिया, जागीर के बारे में जाना, चर्च की क्या अवधारणाएँ थी, ठीक है, या फिर चर्च की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे, उसके बारे में जाना, धर्म के बारे में जाना, इस्लामी समाज को समझा, व्यापार ने कैसे हेल्प करी वो समझा, शहरीकरण, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन को जाना, ठीक है। तो यहाँ हमारे पूरे सारे चैप्टर ख़त्म होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।